Welcome dear students. In our today's class we are mainly going to discussing about body fluid and circulation, जो कि 11th NCERT का बहुत ही important चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी से. ठीक है, सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. पहले जो है हम सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, पूरी डिटेल में देखेंगे. सो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ट्रांसपोर्टेशन of substances as like transportation of nutrient. बेटा कौन से न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है? दैट इज चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो अमाइनो एसिड्स है, as well as various kind of other fatty acid, glycerol and all those stuff. ठीक है, so transportation of nutrient, gaseous substances जो कि ऑक्सीजन है, CO2 है. ठीक है, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन जो है मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड के थ्रू होता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स. ओके, व्हाट इज मीन बाय एंजाइम्स? एंजाइम इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन. एंजाइम्स क्या होता है? इट इज एन काइंड ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि A प्लस B का कन्वर्जन AB में करता है. यहाँ पे हम ABase एंजाइम, जो कि एंजाइम्स की एंडिंग जो है ASE से होते हैं. वेरियस काइंड ऑफ एंजाइम्स जो होता है कि हेक्सोकाइनेस, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम्स इधर जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं बेटा? एक्सेलरेट करते हैं. ठीक है, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. We know that in our body there are lots of hormones is there. Hormones is it is a kind of chemical messenger. ठीक है, जैसे कौन से हार्मोन्स है? ग्रोथ हार्मोन, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, FSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन and various kind of hormones is there जिनके अलग-अलग functions है. ठीक है, then transportation of inorganic substances. Transportation of inorganic substances. ठीक है, which kind of inorganic substances? Sodium, potassium, calcium, phosphate. These are all substances also transport with the help of our circulatory system. Okay, last, that is circulatory system also transport nitrogenous waste from our body. Waste from our body. ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि यूरिया है, यूरिक एसिड है या अमोनिया है, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन जो है मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के डेफिनेशन को. व्हाट इज मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, gaseous substances, enzymes, hormones, inorganic substances such as sodium, phosphate, potassium, calcium and all those stuff. ठीक है, as well as our circulatory system removes nitrogenous waste products from our body is known as circulatory system. And we know that in our body main circulatory fluid is blood. ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो क्या है बेटा? ब्लड. ठीक है, सो उस ब्लड के बारे में हमें देखना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड इज एन विस्कस fluid is that. ठीक है, viscous fluid. Study of blood is known as hematology. Okay, study of blood को हम क्या बोलते हैं? hematology. Next point, in case of male the count of blood is approximately 5 liter. ठीक है, मेल के अंदर ब्लड का काउंट कितना होता है? 5 लीटर, 5 to 5.5 लीटर. ठीक है, and in case of female approximately count is 4.5 liter. Why female have half liter have a less than half liter blood than male? Obviously इसका रीजन ये है कि फीमेल के अंदर जो है menstruation is there. There is menstruation from first day to 5th day and at that duration female continuously leads to be bleeding. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ब्लड के पीएच के बारे में देखेंगे तो पीएच ऑफ ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन.
स्लाइटली अल्कलाइन एंड ब्लड का पीएच होता है 7.4, ठीक है, जो कि कैसा है, स्लाइटली अल्कलाइन है। देन ब्लड इज एन मेड अप फ्रॉम अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से दो चीजें बनती है, एक तो बोन्स बनते हैं, एक तो ब्लड बनता है, ठीक है। So blood is made up from a special type of connective tissue, and last point is that blood is mainly made up from two things, that is 55% जो ब्लड है वो प्लाज्मा से बनता है एंड 45% जो ब्लड है वो जनरली फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज ब्लड सेल से बनता है। एंड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इन्हीं को हम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। एक बार इसको रिवाइज करेंगे बेटा, ठीक है। सो ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। ब्लड इज एन विस्कस काइंड ऑफ फ्लूइड इज देयर। इन केस ऑफ मेल ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, व्हाइल इन केस ऑफ फीमेल ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर। मेल का ब्लड का काउंट ज्यादा है, साथ ही साथ आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है और एचबी का काउंट भी ज्यादा होता है। तो वही फीमेल के अंदर आरबीसी काउंट भी लो होता है और एचबी काउंट भी डिक्रीज होता है, कम होता है एज कंपेयर टू मेल। ये हम थोड़ी देर के बाद देख लेंगे, ठीक है। सो व्हाइल एक नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, दैट इज ब्लड इज एन स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड इज दैट, ठीक है, जो कि जिसका पीएच कितना होता है बेटा, दैट इज 7.4। as well as blood is an special connective tissue. There are 4 tissues is there, we know that epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue as well as nervous tissue. उसमें से ही ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। यहीं पे ये भी याद रखो कि बोन्स भी स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। व्हाइल ब्लड इज मेड अप फ्रॉम 2 थिंग्स, दैट इज लार्जली जो है 55% ब्लड जो है वो प्लाज्मा से बनता है और 45% जो ब्लड सेल्स है वो मतलब ब्लड सेल से ब्लड जो भी फॉर्म होता है, ठीक है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लाज्मा, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मा। अब इस कोविड के पैंडेमिक के अंदर आपने जो है प्लाज्मा थेरेपी नाम बहुत ही ज्यादा सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मा होता क्या है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो प्लाज्मा इट इज एन काइंड ऑफ वन ऑफ द कलरलेस फ्लूइड, okay, it is a kind of viscous colorless fluid, okay. Plasma is mainly divided into 2 parts, that is 92% watery plasma and 8% plasma proteins, okay. 100% प्लाज्मा के अंदर अगर हम बात करें तो 92% क्या है, watery प्लाज्मा, एंड जो 8% जो प्लाज्मा का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। बेटा देयर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स, अल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फिब्रिनोजन, ओके। पहले हम जो है वाटरी प्लाज्मा को देख लेते हैं, देन हम इन पूरे के पूरे प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी देखेंगे बेटा, ठीक है। So these 92% plasma is mainly responsible for, watery plasma is mainly responsible for transportation of nutrient, gaseous substances, enzymes, hormones, inorganic substances as well as nitrogenous substances. जो मेन ब्लड के फंक्शंस हमने देखे थे या सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी, वो इन 55% प्लाज्मा के 92% वाटरी प्लाज्मा का काम होता है, ठीक है। देन वी आर मेनली फोकसिंग ऑन प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो हाउ मच अमाउंट इज देयर, 8%। टोटल प्लाज्मा से 8% जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जिनके नाम है अल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फिब्रिनोजन। एक एक लाइन में इनके फंक्शंस है बेटा। अल्बुमिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। ये किसको मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को। ऑस्मोटिक बैलेंस मींस व्हाट, इट मेंटेन्स वाटर लेवल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी की वाटर लेवल को या ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करता है, अल्बुमिन मेंटेन करता है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, अल्बुमिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस इज देयर, ओके। व्हाइल
Globulin plays an important role in case of boosting our immune system. It boosts our immune system. Okay, how it boosts our immune system? By producing various kind of antibodies is there. Okay, so there are 5 immunoglobulins is there बेटा. Generally हमें पता होना चाहिए कि ये थोड़े हायर क्लासेस की बात है, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए. इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी एंड इम्यूनोग्लोबिन ई. गमदे, ठीक है, जो कि ये सीक्वेंस होता है इसी मैनर में हमें याद करना है. जनरली इनके बारे में एक एक बातें अगर हम देखें तो इम्यूनोग्लोबिन जी इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर क्रॉसिंग प्लासेंटा. ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है, मतलब प्लासेंटा से ट्रांसफर हो सकता है. कोई भी ब्लड जो है प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, सिर्फ प्लासेंटा को जो है एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन जी क्रॉस करता है. ये जो है बॉडी सिक्रीशंस के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है, जो मदर अपने इन्फेंट को बाहर आने के बाद पार्चुरेशन होने के बाद जो मिल्क फीडिंग करवाती है, उस मिल्क के अंदर भी इम्यूनोग्लोबिन ए होता है. इम्यूनोग्लोबिन एम जो है वो पेंटामेरिक फॉर्म में होता है, इसके बारे में एक लाइन पेंटामेरिक फॉर्म में होता है. व्हाइल इम्यूनोग्लोबिन डी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ पैरासिटिक अटैक. पैरासिटिक वर्म्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. व्हाइल इम्यूनोग्लोबिन ई जो है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस. ये जो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं. बेटा यहीं पे आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबिन ई के साथ साथ eosinophils, that is acidophils, also play an important role in case of allergies. ठीक है, एलर्जीज के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ई as well as acidophils भी अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है, चलो लास्ट है फिब्रिनोजन. So fibrinogen plays an important role in case of blood coagulation. ठीक है, ये किसमें रोल प्ले करता है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर. ठीक है, ब्लड के क्लॉटिंग के प्रोसेस के अंदर. सो हम थोड़ी देर के बाद ब्लड की कोएगुलेशन वाली भी प्रोसेस देखेंगे. जैसे ही कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाता है, इट लीड्स टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, एंड दैट प्लेटलेट प्लग इनिशिएट क्लॉटिंग कैस्केड, दैट इज क्लॉटिंग प्रोसेस इज है. ओके बेटा, नाउ हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में एक एक से देखना. ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट 55% प्लाज्मा. ठीक है, देन नाउ we are moving towards the next point, that is blood cells. आज हम एक ही ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे, that is आरबीसी के बारे में. ठीक है, आरबीसी जो कि हम बचपन से आरबीसी के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें आरबीसी पूरा का पूरा डिटेल में पढ़नी है. ठीक है, एक क्लास 10 to 15 मिनट जिसमें हम पूरा आरबीसी जो है डिटेल में देखेंगे. ठीक है, so RBC is known as erythrocyte. We know that first of all जो basic point है सबको पता है वो वाला, RBC is an non-nucleated cell. Non-nucleated cell, इसको हम enucleated cells बोल सकते हैं. RBC does not having no cell organelles, no any cell organelles. Why is it so? Exception भी पता है बेटा हमें, camel does not have, camel के अंदर जो आरबीसी में न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कैमल न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं. बट इसका रीजन क्या है? व्हाई आरबीसी डज नॉट हैविंग न्यूक्लियस? क्यों आरबीसी के अंदर जो है न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होती है? इसका रीजन यही है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इसलिए आरबीसी डज नॉट हैविंग न्यूक्लियस एज वेल एज एनी काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसको डिटेल में. दूसरा यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बात है कि एट द टाइम ऑफ इरिथ्रोपोएसिस इन रेड बोन मैरो, एट दैट टाइम आरबीसी हैज ऑल सेल ऑर्गेनल्स एज वेल एज न्यूक्लियस इज देयर. बट बिफोर मैच, मतलब बिफोर एंट्री इनटू द सर्कुलेशन, या जिनको हम क्या बोल सकते हैं, मैच्योरेशन. ठीक है, मैच्योरेशन. तो उस मैच्योरेशन के पीरियड के ड्यूरेशन में जो है ये इन्यूक्लिएटेड मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड एंड सेल ऑर्गेनल्स वहां से चले जाते हैं. तो दूसरा पॉइंट है आरबीसी इज एन, मतलब शेप ऑफ आरबीसी कैसा होता है, दैट इज बाइकॉन्केव इन शेप. बाइकॉन्केव इन शेप. ओके बेटा, बाइकॉन्केव शेप कैसा होता है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये वाला शेप. ठीक है, जो कि कैसा है, बाइकॉन्केव शेप है.
why RBC not complete circular shape? Why is it so biconcave in nature? Biconcave shape increases surface area to volume ratio, जिससे मैक्सिमम अमाउंट में जो हीमोग्लोबिन क्या हो सकता है, रिक्रूट हो सकता है इनसाइड। ओके, मतलब हम ये मान सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक ऑटो रिक्शा वाला है जो कि 4 पैसेंजर को क्या करता है, कैरी करता है। वी नो दैट हीमोग्लोबिन इज एन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हु बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ऑब्वियसली इस ऑटो रिक्शा वाले को अगर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना है तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑटो रिक्शा को ही हमें रिक्रूट करना पड़ेगा आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर, ना कि वहां पे अदर काइंड ऑफ न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ अदर कार्स, बाइक्स एंड वो रिक्रूट नहीं होनी चाहिए अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम क्या रिक्रूट होने चाहिए, हीमोग्लोबिन। ओके, तो इसलिए जो है आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। और दूसरा बाइकॉन्केव शेप, आरबीसी का शेप कैसा है, बाइकॉन्केव शेप, जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को एनहांस करता है। दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में। तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ मेल तो आरबीसी, टोटल आरबीसी काउंट मेल की अगर हम बात करें तो वो होता है 5.5 to 6.5 मिलियन per cubic mm. Okay, while in case of female total count is that 4.5 to 5.5 million per cubic mm. तो कम होता है फीमेल के अंदर, इसका रीजन मेंस्ट्रुएशन है। तो वही अगर हम मेल का आरबीसी काउंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली एचबी का काउंट मेल का होता है 13 to 16, और वही फीमेल का एचबी का काउंट होता है 11 to 13। ओके, क्लियर है बेटा इतना? चलो देन उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि नेक्स्ट नंबर जो भी है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। व्हाट इज मीन बाय इरिथ्रोपोएसिस? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हम लिखते नहीं बैठेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस, बेटा इतना याद रखो। वेयर इज इट टेक्स प्लेस? इन आवर रेड बोन मैरो। ठीक है, इन आवर रेड बोन मैरो वेयर ऑल काइंड ऑफ सेल्स वेर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यहां पे जो सबको पता नहीं होता वहां से क्वेश्चन आता है, वो ये पॉइंट है कि who stimulates erythropoiesis process? Which hormone is responsible for that process, stimulating that process? तो किडनी से एक जो है हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। अब किडनी प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स erythropoietin, and that erythropoietin who accelerate or who stimulates the rate of RBC formation. It stimulates erythropoiesis process. ये कौन से प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है बेटा? इरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, एक्सेलरेट करता है। ओके, मींस इफ वी आर मूविंग फ्रॉम sea level to highest peak of mountain, what will happen? It leads to be decreasing the count of oxygen is there, but it increases RBC production because of our kidney continuously produces erythropoietin in that condition, and जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा RBC का काउंट बढ़ता जाता है। ओके, इसीलिए अगर हम कभी भी देखो कि हिमालयाज या हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन्स के ऊपर जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उनका आरबीसी का काउंट हमारे आरबीसी के काउंट से एलिवेटेड या ज्यादा रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो टॉप माउंटेन पे है, एडाप्टेटिव सम ऑफ द फेनोमेनन इज दैट। इतना याद रखो कि किडनी जो है इरिथ्रोपोएटिन को प्रोड्यूस करके सिक्रीट करती है जो कि हार्मोन है, एंड दैट हार्मोन स्टिमुलेट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। Then what will happen? बेटा ये नॉर्मल रेंज तो आपको पता है। What will happen if RBC production continuously increases? Then it's normal range. What will happen if the production of RBC continuously elevated? Then it's normal range. तो RBC अपने नॉर्मल रेंज से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन को याद रखो, बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। Polycythemia is a condition where count of RBC continuously elevated. Okay. Then what will happen if
the RBC count continuously decreases than its normal range. इसको हम ऐसा दिखाएंगे कि जरूरत से ज्यादा RBC कम होता जा रहा है तो बेटा उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया। पेनिया का मीनिंग होता है कम होना, ठीक है, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। बेटा व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट बोथ कंडीशन? इन पॉलीसाइथेमिया it leads to even blood cancer, while in case of erythrocytopenia it leads to be the anemic condition। इस वजह से जो है anemic condition आ जाती है, weakness आ जाती है। ओके, क्लियर इतना? चलो, तो टोटल लाइफ स्पैन ऑफ our RBC is approximately about 120 days। यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 days। What will happen after completion of 120 days? RBC goes towards the spleen for its killing. Okay? After completion of 120 days, RBC goes towards spleen. ये RBC कहाँ जाएगी? Spleen के पास, जहाँ भी उसकी programmed cell death या पूरा का पूरा उसकी killing हो जाएगी. Okay? That's why spleen is also known as graveyard for RBC. इसी वजह से spleen को graveyard for RBC बोला जाता है. Clear है बेटा इतना? ठीक है? That's why. So what will happen if RBC could not goes towards the spleen after completion of 120 days? It leads to the polycythemia condition. It leads to increases the number and eventually it causes blood cancer. जिस वजह से कौन सा मतलब कैंसर होगा? Obviously blood cancer. Okay? फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? First point that is RBC is non-nucleated cell. Exception camel is there. RBC does not having any kind of cell organelle. Why RBC non-nucleated and there is no cell organelle? Obviously, that's why it recruits maximum number of hemoglobin in their cytoplasm. While the shape of RBC is biconcave in nature. Why is it to biconcave? Why is it to biconcave in nature? And that biconcave nature helps to increases the surface area to volume ratio for the purpose of recruitment of maximum amount of hemoglobin in the cytoplasm. While total number of RBC in our healthy person that is 5.5 to 6.5 million per cubic mm is there. In case of male, इस वजह से मेल का हीमोग्लोबिन का भी काउंट अच्छा होता है। वी नो दैट। अब हम आगे का भी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम मतलब वो भी देख सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि हीमोग्लोबिन इट इज एन काइंड ऑफ वन ऑफ द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज देयर व्हिच कैरीज 4 molecule of oxygen is there. That condition is known as oxyhemoglobin and oxygen bind with hemoglobin in a reversible manner, मतलब उतरने के हिसाब से ही वो RBC के hemoglobin के ऊपर बाइंड होता है। ये पूरी बातें पता है कि hemoglobin हीम प्लस ग्लोबिन से बना है, जिसमें से ग्लोबिन प्रोटीनस पार्ट है जो दो चीजों से बनता है, अल्फा चेन बीटा चेन। अल्फा चेन which is made up from 141 amino acids while beta chain which is made up from 146 amino acids and total 287 amino acids is required for formation of one single hemoglobin is there। तो हम देखेंगे बेटा, धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है फीमेल का काउंट जो है कम होता है 4.5 टू 5.5, इसीलिए एचबी का काउंट भी 11 टू 13 है फीमेल का। मेल का ज्यादा होता है 13 टू 16। इसी वजह से मेल्स के अंदर मतलब फीमेल्स के अंदर एनीमिक या वीकनेस कंडीशंस ज्यादा आती है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। वेयर इज इट टेक्स प्लेस? इट टेक्स प्लेस इन अवर रेड बोन मैरो। हमारे बॉडी के जितने भी ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो के अंदर ही बनता है। व्हाइल one of the hormone is there which stimulates the process of erythropoiesis and increases the RBC production. Which hormone? Who secrete that hormone? Our kidney produces and secrete one of the important hormone that is erythropoietin, who accelerate the rate of accelerate the erythropoiesis process, ठीक है, जो कि erythropoiesis process को accelerate करता है। एक और concept बताया था बेटा, as we moving from sea level to highest peak of mountain, at that condition it leads to be increasing our RBC count। ओके, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे RBC का काउंट इंक्रीज होता है, ठीक है। व्हाइल इफ द नंबर ऑफ RBC कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस देन नॉर्मल रेंज, अगर वो 6.5 से 10 मिलियन के अबव RBC का काउंट जा रहा है तो ये कंडीशन पॉलीसाइथेमिया है। Okay, and if the number of RBC continuously decreases than its normal range, उसको हम बोलते हैं erythrocytopenia।
और ये हो गया तो फिर Hb का काउंट कम होगा, Hb का काउंट कम होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और इससे जो है वीकनेस आ जाती है। लास्ट में हम कहते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 120 डेज, क्योंकि टोटल लाइफ स्पैन ऑफ आवर आरबीसी इज अप्रोक्सीमेटली 120 डेज, वी नो दैट। After 120 days, after completion of 120 days, RBC goes towards the spleen where its programmed cell death, उसकी killing होती है वहां पे। That's why spleen is also known as graveyard for RBC. Thank you.